Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello students, welcome to Major Kalshi online classes. This is Ajay Shukla, faculty of English language at Major Kalshi classes. Students, आज हम लोग इंग्लिश के एक प्रकार से ये आपके डेमो क्लास की तरह है. इसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में, किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. उसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंग्लिश के जो आपके नेवी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस अप्रोच को हम डेवलप करेंगे ताकि अपनी सफलता को हम सुनिश्चित कर सकें. अब यहाँ पे नेवी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ देखिए हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर नेवी, तो यहाँ पे हम डिस्कशन ही जो हमारा रहेगा वो प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, और जो प्रिपरेशन हम बात करेंगे वो इंग्लिश से संबंधित है. उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो एक एक चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, और मेजर कलसी क्लासेस इसमें आपका कैसे सहयोग कर सकता है, कैसे आपका योगदान कर सकता है कि आप सफल हो सकें. अब वो चाहे आप दूर बैठ के दूर हों या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले सकें, मतलब सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की गई हैं. तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चंस कितने आते हैं. जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके नेवी के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 25 होंगे. इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एक नंबर कैरी करता है. तो इसका मतलब ये है कि 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स. लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न भी किया गया है. प्रोविज़न किस चीज़ की है कि अगर आप एक भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसका 1/4, इसका मतलब है 0.25 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, माइनस डिडक्ट कर दिया जाएगा. तो इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कि आप जब प्रश्नों को करें तो इसको माइंड में रख के करें कि यहाँ पे माइनस मार्किंग की प्रोविज़न की गई है और व्यवस्था की गई है. तो यहाँ पे एक प्रश्न के 1/4 काट लिए जाते हैं मार्क्स आपका. तो यहाँ पे हमने देखा टोटल क्वेश्चंस कितने हुए 25, फिर हमने मार्क्स देखा, इसका मतलब 25 और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है. अब यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस. अब ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये है कि आप लोगों को तो पता ही है कि जो नेवी के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं वो आपके ऑनलाइन होते हैं. तो इसका मतलब है कि मेमोरी बेस्ड और स्टूडेंट से मिलने के बाद और कई सालों का विश्लेषण करने के बाद एक कंक्लूजन पे हमने निकाला या एक पैटर्न को डिसाइड किया, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे टॉपिक्स को हमने मेंशन कर दिया है. अगर आप देखें पैसेज है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इसका मतलब पहला बिंदु पे अगर आप देखें तो पैसेज है. अब अगर हम पैसेज की बात करते हैं तो मिनिमम आपको एक पैसेज देगा, और एक पैसेज में 4 to 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? इसकी अप्रोच तभी होगी जब हमारे पास ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हो, और ग्रामर से कहीं ज़्यादा वोकैब पे कमांड होना चाहिए. क्योंकि अगर किसी भी सिचुएशन, किसी भी घटना को हम जानते हैं तो इसका मतलब ये है उस घटना को हम तभी समझ सकते हैं, उस पैसेज को जब तक हम रीड आउट करेंगे, रीड करते हैं और उसको इन्फर करेंगे कि एक्चुअल में पैसेज में कहा क्या गया है, और उसी पैसेज के आधार पे हमें प्रश्नों का जवाब देना होता है. तो इसका मतलब ये हमारा रिलेटेड हुआ किससे? पैसेज से. तो पैसेज की बहुत बड़ी भूमिका है कि अगर 25 में से आप सोचिए 4 to 5 क्वेश्चन लगभग अगर इसी से पूछ लिए जाते हैं पैसेज से, तो इसका मतलब आप कह सकते हो 20% या 20% के आसपास इसी का योगदान होता है. अब इसी देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट. सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो आपका मिनिमम एक क्वेश्चन तो इससे रखता ही है एग्जाम में. तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन कर देगा, और उस पार्ट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा. और आपको लगता है कि 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, A, B, C और D, और जो चौथा ऑप्शन होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट का होगा. मतलब कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा गलती ही हो. ये भी होगा कि सेंटेंस में गलती है, और अगर गलती है आपको तो A, B, C में से आपको चूज करना है कि उस अंडरलाइन पार्ट में क्या होना चाहिए. और अगर आपको लगा कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, इट मीन्स यू नीड टू गो फॉर D ऑप्शन, दैट इज नो इम्प्रूवमेंट.
अब एक्टिव पैसिव की अगर हम बात कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव की अगर हम चर्चा करें तो सेंटेंस एक आपको सेंटेंस देगा, 4 विकल्प आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेंटेंस एक्टिव में भी हो सकता है और पैसिव में भी हो सकता है। एक्टिव देके पैसिव में पूछेगा और पैसिव दे करके आपको एक्टिव में पूछेगा। तो ये बहुत सी कॉमन से हैं, बहुत ज़्यादा टफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई तो आप बेहतर से बेहतर कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। सच मानिए नेवी के एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो रोल है तो बहुत बड़ा, लेकिन अगर हम बोलें तो इतना टफ नहीं आता है। आसानी से अगर सही अप्रोच डेवलप किया जाए तो हम तैयार कर सकते हैं। उसी के लिए हम हैं यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा कि मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए क्या कर सकता है और क्या सुविधाएं लेके आया है कि आप चाहे यहाँ आ करके ज्वाइन करें या दूर, हर तरीके से हम व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी नरेशन की बात हो रही है। एक आपको मिनिमम इसमें भी एक क्वेश्चन ही पूछेगा, एक आपको सेंटेंस होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। अब आपको चूज करना है कि ये डायरेक्ट दे करके इनडायरेक्ट पूछेगा या इनडायरेक्ट दे करके डायरेक्ट पूछेगा, और आपको चूज करना होगा कि आखिर कौन सा उचित ऑप्शन होगा जो इसके स्थान पे आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये वर्ब टॉपिक है, यहाँ पे क्या है, वर्ब टॉपिक है। अब वर्ब से अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिक सी बात है, मॉडल वर्ब्स की चर्चा करेगा। हालांकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स की बात कर देगा, है ना। तो इसका मतलब मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी के बारे में, नीड एंड डेरंट, ये जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं 13, उन सभी के बारे में ये पूछेगा। तो उसमें सही उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए और तब हम देखेंगे। टेंस की बात करते हैं, टेंस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और ऑफ कोर्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पूछता है तो सिंस और फॉर की गलतियाँ ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसका मतलब टेंस में आपकी वर्ब की भी गलती करवा सकता है। डू डज दे के सेकेंड फॉर्म दे देगा और आपको करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है ना। या तो डू डज अगर आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि बेसिक से यूजेस क्या हैं टेंस के, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, उन सभी के बारे में आपको जानना होगा। अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं, नॉन फाइनाइट में बेसिकली पूछेगा इन्फिनिटिव के बारे में, जेरंड के बारे में, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 वैरायटीज का पूछ सकता है। वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है और परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। मतलब सामान्य जानकारी हमें पार्टिसिपल की भी होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर पार्टिसिपल से भी उठते हैं तो हम आसानी से उनको टैकल कर सकें, उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स लिखा है यहाँ पे और फिर लिखा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अभी फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है, एक्चुअली में मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे लुक इनटू दिया, ठीक है, लुक इनटू, लुक अप, लुक एट। इसका मतलब ये है कि इनके वर्ब के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के प्रीपोजिशंस आ जा रहे हैं। वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का भी मिक्सचर हो सकता है, वर्ब के साथ साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशंस भी आ सकता है। मतलब कि कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, लिखना तो वो कुछ होता है लेकिन उनका एग्जैक्ट मतलब कुछ अन्य में परिवर्तित होता है या कुछ स्पेशल मीनिंग देने का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें फ्रेजल वर्ब्स के कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक से कुछ अच्छी अच्छी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं को हमें अप्रोच डेवलप करना है। फिर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, जिसे हिंदी में समानार्थी और विलोम शब्द हम बोलते हैं। तो एक आपको मिनिमम इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है तो सिनोनिम एक शब्द देगा, 4 ऑप्शंस देंगे और उस शब्द को आपका मतलब पता होना चाहिए और उसका एग्जैक्ट आपको देखना है कि कौन से 4 ऑप्शंस में उचित है जो उसी के मीनिंग को परफेक्ट कर रहा है या उसके नियरेस्ट मीनिंग को डिनोट कर रहा है या उसका पूरा समानार्थी शब्द है। फिर एंटोनिम्स है, इसका मतलब शब्द देके उसका अपोजिट पूछेगा और आपसे पूछेगा कि इसका उल्टा क्या होना चाहिए। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। यह पंक्चुएशन है, ये पंक्चुएशन में हमें कहाँ कभी कभी एक क्वेश्चंस मिनिमम इससे पंक्चुएशन से पूछता ही है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ सेमी कॉलन लगाना चाहिए, कहाँ कॉमा का यूज़ करना चाहिए, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, कहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। आर्टिकल की बात कर रहा है तो आर्टिकल में यहाँ पे डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल 2 तरीके से पूछेगा। डेफिनिट आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछेगा और इनडेफिनिट, इसका मतलब इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन के यूजेस के बारे में बात करेगा, डेफिनेट में आर्टिकल द की बात करेगा। अब यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, यह कह सकते हैं ये ग्रामर की पूरी आत्मा है।
क्या है, आत्मा है। और सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है प्रीपोजिशन टॉपिक। क्या है, प्रीपोजिशन। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम अगर बात करें तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, हालांकि इंटरजेक्शन भी इसी का पार्ट है, लेकिन इंटरजेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मोस्टली क्या होते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के अनुसार होते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का मतलब ये होता है कि दो वैरायटीज़ के प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो रूल बेस्ड होते हैं और एक फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के पैटर्न पे आधारित होते हैं। तो रूल बेस्ड जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई विद इन का क्या यूज़ है, हम लोग टूवर्ड्स का क्या यूज़ है, टू का क्या यूज़ है, उसी तरीके से बिटवीन का क्या यूज़ है। लेकिन एक फिक्स प्रीपोजिशन की भी कैटेगरी होती है, उसमें क्या होगा, अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल के लिए बोलूं इंटरेस्टेड अगर आया तो इन ही आएगा, इंटरेस्टेड आएगा तो इन ही आएगा। नोन अगर आया तो नोन के साथ टू ही आएगा, है ना। तो इसी तरीके से अमेज्ड है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ कुछ विशेष तरह के प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें अक्सर याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं निमोनिक्स के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएँ चीज़ों को और ग्रैब कर पाएँ और सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से अचीव कर सके और समझ सके, ताकि एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और जेंडर लिखा है। अब यहाँ पे स्पॉटिंग एरर, जैसे हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट लिखा था वैसे ही सेंटेंस होगा एक, और आपको सेंटेंस को 4 टुकड़ों में बांट देगा, A, B, C, D। आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती है तो आपको देखना होगा क्या ए पार्ट में गलती है, क्या बी में है, क्या सी में है, और अगर लगता है कि इस पार्ट में गलती है तो चुनाव कर लीजिए। लेकिन फिर फोर्थ ऑप्शन ऐसा है कि जो नो इम्प्रूवमेंट से संबंधित है, इसका मतलब जो चौथा विकल्प होगा वो नो इम्प्रूवमेंट होगा, नो एरर से रिलेटेड होगा। जो चौथा ऑप्शन होगा नो एरर से रिलेटेड होगा, मतलब आपको लगा कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, तो वो होगा नो एरर का। फिर इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है, सीधी सी बात है, आपको एक सेंटेंस देगा, सेंटेंस का कुछ पार्ट क्या होगा, ब्लैंक कर देगा, और वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 ऑप्शंस में से वो प्रीपोजिशंस का भी हो सकता है, वो किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी शब्द हो सकते हैं, वो किसी प्रीपोजिशन से सबसे ज़्यादा देता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकता है, यहाँ तक कि वर्ड मीनिंग भी दे सकता है। तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि 4 में से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर हम उसको फिलअप कर देते हैं तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है। जेंडर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जेंडर हमें सुनने में तो बहुत कॉमन लगता है कि भाई 4 होते हैं, है ना, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, या फिर हम कॉमन जेंडर की बात करते हैं या न्यूट्रल जेंडर की। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जेंडर चेंजेस बोलता है कि पूछ लेगा इस शब्द का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा, फेमिनिन जेंडर क्या होगा। तो जेंडर में सामान्य तरीके से मिनिमम एक क्वेश्चन दे देता है, तो वो भी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और क्या होने चाहिए, किस तरीके से, ये भी हम सारी चीजें बताएंगे सेंटेंस के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं अगला पॉइंट एक हम आपको एक तरीके से यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। क्वेश्चन से बेसिकली सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चंस है, और इसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हमने सिनोनिम्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो यहाँ पे एक वर्ड है कैनी। शब्द क्या है, कैनी। तो कैनी का हमें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए, एक्चुअल में कैनी का मतलब क्या होता है, और देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन होगा। सिनोनिम, इसका मतलब नियरेस्ट या समानार्थी शब्द को हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर आप देखें कैनी, तो कैनी का मतलब ही होता है, पहली बात इसका मतलब होता है चतुर। क्या होता है, चतुर या चालाक होता है। अब जैसे ही मैंने चतुर या चालाक आपको बोला होगा तो आप समझ गए होंगे कि सी वाला ऑप्शन होगा, बेशक सी ही ऑप्शन होगा। और हाँ, ये जब भी कैनी वर्ड का यूज़ किया जाएगा तो ये किसी भी सेंटेंस में अगर आप यूज़ करते हो तो ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाएगा। ये आई थिंक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे क्लीवर जो है परफेक्ट ऑप्शन है। इसी का अगर देखा जाए तो ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होगा, सभी, चूंकि हमें सभी का मतलब जानना होगा कि हैंडसम का क्या मतलब होता है, स्टॉट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टिनेट। तो अक्सर देखते हो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है
जिद्दी। अब देखो अक्सर आप बोलते हैं कोई व्यक्ति, कोई बच्चा होता है बहुत जिद करता है किसी चीज़ के लिए, जैसे आप बचपन में ही किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा, कोई खिलौना था खरीदने के लिए जिद आप करते हो, तो आपके लिए परफेक्ट वर्ड कहा जा सकता है ऑब्स्टिनेट। हैंडसम सब लोग जानते हैं, अगर हैंडसम किसी को बोल दो तो बहुत खुश हो जाता है सुंदर के सेंस में, जैसे हम लोग ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं उसी तरीके से हैंडसम का यूज़ करते हैं सुंदर के अर्थ में। स्टॉट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी। इसका मतलब होता है साहसी, यानी करेजियस जो पर्सन होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉट, साहसी। ठीक है, मजबूत व्यक्ति हो, हिम्मती हो, उसी को हम साहसी बोलते हैं। और हैंडसम तो आप जानते ही हो। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि और क्या हो सकते हैं, तो एक तो आप इसके लिए शार्प वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? शार्प वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से श्रीव्ड शब्द है। क्या है? श्रीव्ड, SHREW। इसका मतलब है कि श्रीव्ड वर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हो इसके सिनोनिम के रूप में। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एड्रॉइट का भी यूज़ किया जा सकता है। किसका यूज़ कर सकते हैं? एड्रॉइट। किसका यूज़ किया जा सकता है? एड्रॉइट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं इसके रूप में। तो कैनी शब्द था, कैनी का जस्ट अगर देखा जाए सिनोनिम क्या होगा? क्लेवर हुआ, और इसकी और हमने सिनोनिम बता दिए, शार्प हो गया, श्रिव्ड हो गया, एड्रॉइट। अच्छा, एक शब्द और है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का भी आप यूज़ कर सकते हो। किसके? इसके जस्ट सिनोनिम के रूप में। मतलब हमने यहाँ पे एक चीज़ और सीखा कि एक तो क्लेवर तो इसका होगा ही, लेकिन साथ साथ हमने 4 वर्ड्स अदर सीखे। कौन कौन से हैं? शार्प। शार्प भी अगर मान लीजिए क्लेवर नहीं आया तो शार्प भी यूज़ हो सकता है। अगर मान लीजिए शार्प भी नहीं आया तो श्रिव्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर ये भी नहीं आया तो एड्रॉइट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मान लीजिए ये नहीं आया तो एस्ट्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। इंडिक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या लगाना? आरोप। और किसी भी सेंटेंस में इसको जब आप यूज़ करोगे तो ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाएगा। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। अब देखिए कंडेम, आप बहुत अच्छा सी वर्ड हमेशा सुनते हो। कंडेम का मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्पनेशन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब है किसी की आप बेइज्जती कर देते हैं, किसी की तौहीन करते हैं, किसी की मतलब मान मर्यादा के खिलाफ आप बात करते हो, तो उसकी जो स्थिति है उसको आप बिगाड़ने की कोशिश करते हो। तो कंडेम मतलब निंदा करना, बेइज्जती करने के सेंस में। तो ये तो हो नहीं सकता है ना। अगर हम बात करते हैं रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब आप देखते हो अक्सर मम्मी डांट देती हैं तो फटकारना होता है, डांट लगाना है, फटकारना होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये बहुत सा कॉमन सा वर्ड है क्राई। क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। तो बचा कौन सा? एक्यूज। आप किसी को आरोप लगाते हैं, एक्यूजेशन इसी से बना है। तो जब आप बोलते हो क्लेवर, सॉरी इंडेक्ट, तो इंडेक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, और इसके जस्ट सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम के रूप में एक्यूज होगा। तो परफेक्ट एक्शन कौन सा होगा? यस, एक्यूज होगा। अच्छा, चार्ज भी आप लिख सकते हो, है ना। इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब हम इस पे चार्ज भी आप यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? चार्ज का भी आप प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, क्रिमिनेट का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसी से बना है क्रिमिनल। क्या बना है? क्रिमिनल। अच्छा, डिफेम का भी आप यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? डिफेम। फेम इज यस, या किसी की कीर्ति जो होती है उसको अगर बिगाड़ कर देते हो आप, तो डिफेम का मतलब बदनामी के सेंस में यूज करते हो। क्रिमिनेट, किसी को क्रिमिनलाइज अगर आप कर देते हो तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिक्ट है, और इंडिक्ट का हम सिनोनिम के रूप में चार्ज भी यूज कर सकते हैं, क्रिमिनेट भी यूज कर सकते हैं, डिफेम और एक्यूज का यूज कर सकते हैं। चलिए अब अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब अगर आप देखें तो अगला जो है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है रिलिंक्विश। अब एक समझने की बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस में रिलिंक्विश आया है तो हम कैसे यूज करेंगे। तो ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। किसका मतलब होता है? रिलिंक्विश को हम यूज करेंगे वर्ब की तरह, और इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। ठीक है, तो इसका मतलब वर्ब की तरह यूज किया गया है। अब यहाँ पे एंटोनिम की बात कर रहा है, ये ध्यान देना है कि इसके विलोम शब्द को आपको ढूंढना है। तो एब्डिकेट का भी मतलब होता है त्याग देना, तो ये तो हो नहीं सकता। और रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना। क्या होता है? अगर कहीं भी आप रिनाउंस का यूज करते हो तो रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना होता है। तो ये भी आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में
आ रहा होगा। यहाँ पे पोजेस, यही इसका जस्ट सही वर्ड माना जाएगा। क्या होगा? सही होगा। हाँ, यहाँ पे रिनाउंस की स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, केवल एन होना चाहिए। और यहाँ पे डिनाई की बात करते हैं तो डिनाई हो नहीं सकता है। तो अगर रिलिंक्विश की सही अगर हम चर्चा करते हैं तो रिलिंक्विश का बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अपोजिट पोजेस होगा। अब यहाँ पे कल्पेबल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एन नहीं है, तो यहाँ पे RENOUNCE है, रिनाउंस। अब यहाँ पे बात करते हैं कल्पेबल की। अब कल्पेबल का मतलब होता है अपराधिक। क्या होगा? अपराधिक। ठीक है, अपराधिक। तो अब यहाँ पे समझिएगा, डिफेंडेबल, केयरलेस, ब्लेमलेस, इररिस्पॉन्सिबल, सभी का मतलब पता होना चाहिए। तो आप देखिए डिफेंड से बना है, किससे बना है? डिफेंड से। और हाँ, कल्पेबल की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप कल्पेबल को यूज करोगे तो ये हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। कैसे? एडजेक्टिव की तरह। तो इसका मतलब सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग हम करेंगे। यहाँ पे आप देखें अगर डिफेंडेबल, तो डिफेंड का मतलब होता है प्रतिरक्षा करना, और यहाँ पे क्या है? अपराधिक। तो ये अगर आप ध्यान दीजिएगा, अपराधिक हमने बोला तो ये किसी भी स्थिति में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। केयरलेस, ये लापरवाह होता है, तो ये भी नहीं होगा। और इररिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जिम्मेदार नहीं होता है, उसी को हम बोलते हैं। तो बचा कौन सा? ब्लेमलेस। इसका मतलब दोष रहित, जिसमें कोई दोष नहीं होता है। किसी भी शब्द में सफिक्स के रूप में अगर हम लेस लगा देते हैं तो उस शब्द का जस्ट अपोजिट मीनिंग देने लगता है। ब्लेम है तो इसका मतलब दोष देना, अब लेस हमने लगा दिया तो इसका मतलब दोष नहीं देना, मतलब दोष रहित होता है, जिसमें कोई दोष नहीं होगा। तो अब आप देखो, एक है अपराधिक, इसका मतलब अपराध का सेंस दे रहा है, और एक है जिसमें कोई दोष ही नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अब इसका देख सकते हैं आप, स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पॉटिंग एरर से। तो स्पॉटिंग एरर से हमने अभी कुछ अप्रोच बताया था कि हमें सेंटेंस को रीड करना है और देखना है कि किस पार्ट में क्या गलती है। लिखा है, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम। इसका मतलब मैं अगर कल यह जाना होता तो मैं उसकी मदद किया होता। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हाइपोथेटिकल से संबंधित है और साथ साथ कंडीशनल सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, एक कंडीशनल का एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए जो इफ से रिलेटेड क्लॉज जो पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में हो। किस में हो? पास्ट परफेक्ट में। तो इन जनरल हम क्या करते हैं, तो दूसरे वाले क्लॉज में हम वुड के साथ हैव का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये बेसिक एक रूल होता है कंडीशनल के अंतर्गत। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे इफ आई हैड नोन लिखा है, तो ये आप देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्लॉज है इसमें विल की जगह आपको आवश्यकता है क्या यूज करने की? वुड की। इसका मतलब यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? विल के स्थान पे वुड आएगा। तो मिस्टेक किस पार्ट में हुई? अब आप चेक करो किस पार्ट में विल हैव का यूज हुआ है? सी पार्ट में। इसका मतलब द एरर लाइज इन द थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स यू नीड टू गो फॉर सी ओवर हियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, यानी हम समस्या के बारे में हमने डिस्कस किया सो थॉरली, इतना गहन रूप से, इतना विस्तृत रूप से, ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन या परीक्षा के अवसर पर, दैट कि आई फाउंड इट वेरी इजी, मैंने बहुत आसान पाया। किसके लिए? टू वर्क इट आउट, इसे काम करने के लिए या फिर किसी चीज को करने के लिए। टू वर्क इट आउट, कि ये काम कर रहा था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में जहां भी डिस्कस आता है तो हम हमेशा क्या यूज कर देते हैं? अबाउट यूज कर देते हैं, जबकि ये ग्रामरेटिकली अगर देखा जाए ये गलत माना जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर डिस्कस्ड आ जाए, सपोज करिए इसी तरीके से अटैक आ जाए, ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेट का आप यूज कर देते हो, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में कि अगर उनका कहीं भी सेंटेंस में आप यूज करते हो तो इनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। मतलब डिस्कस के तुरंत बाद अबाउट नहीं आएगा, ये भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एम्फसाइज आ गया,
कंसीडर का यूज कर दिए। इसी तरीके से तो डिस्कस आ गया, कंसीडर हो गया। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट होती हैं वर्ब्स की जिनके तुरंत बाद अगर उनका प्रयोग सेंटेंस में आपने यूज किया है वर्ब की तरह, तो इनके तुरंत बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। अब आशा करता हूं आप समझ चुके होंगे गलती किस पार्ट में है, ए में है। क्या किस में है? ए पार्ट में गलती है। क्या है? अबाउट का यूज नहीं करना होगा। अब ये एक तरीके से ये डेमो क्लास थी, आप चीजों को समझ पाएं, लिंक कर पाएं। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे स्टूडेंट्स, अब रही बात कि अब हमारी प्रिपरेशन की हम कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए हमने शुरू में बोला था कि मेजर कलसी क्लासेस जो है आपके लिए एक उचित सुनहरा मौका लेके आई। कैसे? अगर आप सक्षम हैं, ठीक है, कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो मेजर कलसी क्लासेस की, ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस में हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे, हूबहू आपकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सॉल्व करेंगे और आपके लक्ष्यों को पूर्ति करने में मदद करेंगे। तो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत दूर से हो या किसी कारणवश आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, तो मेजर कलसी क्लासेस आपको ऑनलाइन का भी व्यवस्था है, यानी मेजर कलसी क्लासेस में आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि हम ही आपसे व्यक्तिगत रूप से इंटरेक्ट होंगे, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, और एक एक क्वारीज को हम सॉल्व करेंगे। सारी सुविधाएं आपको बस हम फिजिकली आपसे नहीं मिल पाएंगे, बाकी सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल होंगी। जैसे कि ऑफलाइन में आपके डाउट काउंटर में आपको सेक्शंस पे, आपको ऐप में लर्निंग ऐप जो हमारा है उसमें आपको डाउट काउंटर सेक्शन बनाया गया है। जैसे आप यहाँ पे समस्या आप टीचर से ऑफलाइन में आप पूछते हो, ठीक उसी तरीके से आप उसी तरीके से फील कर पाओगे कि ऑनलाइन के माध्यम से हम एक एक प्रश्नों को आपका जवाब देंगे और तुरंत आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको उसमें भी आपको सुविधा होगी। ये कब? जब आप ऑफलाइन में आपको सुविधा या ऑफलाइन के लिए आप समर्थ नहीं है या किसी कारणवश नहीं कार्य कर सकते। फिर स्टूडेंट्स यहां पे हमारी पब्लिकेशन की अगर बात करते हैं, पब्लिकेशन, अब इसमें पब्लिकेशन का क्या रोल है? बिल्कुल, अगर हम पब्लिकेशन, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक बुक है, यहाँ पे लिखा है जनरल इंग्लिश एयरफोर्स नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पे नेवी, आपके नेवी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एमकेसी की ये ऑथेंटिक एग्जामिनेशन, इसी पैटर्न पे जिस तरीके से आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इसी तरीके से हमारी रिसर्च टीम पूरा इस पे एनालिसिस की प्रश्नों को, और इस एक बुक तैयार किया कि क्या पैटर्न होना चाहिए, जिस तरीके से हमारा प्रॉपर अप्रोच हो ताकि हम बेहतर कर पाएं। तो एक बुक लिखा गया, इसमें मेहनत की गई और इसमें प्रश्नों का कलेक्शन जो बनाया गया है एग्जाम ओरिएंटेड, उसी तरीके से जो थ्योरीज आपको लिखी गई हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आप अपने आप को फील कर पाएं कि हाँ ये कोई बुक है और इसके आधार पे हमारी तैयारी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। और हाँ स्टूडेंट्स, चौथा ऑप्शन है ओटीएस। अब ये ओटीएस क्या है? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसका मतलब ये है कि अब अक्सर हम लोग करते क्या है, हमारी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम टेस्टिंग के अभाव में, टेस्ट सीरीज के अभाव में हम वहाँ पे जब जाते हैं तो आते हुए प्रश्नों को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे अंदर नहीं होता, उस कैपेसिटी को हम डेवलप नहीं कर पाते कि गिवन टाइम के अंदर हम परफॉर्म कर सकें और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकें। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस में ओटीएस की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, जहाँ पे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे, मूल्यांकित कर पाएंगे कि हम जो हमने पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उस दौरान आपको नई चीज़ें पढ़ना नहीं होता, बल्कि जो आपने पढ़ा होता है उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है, रिवीजन करने की ज़रूरत होती है और उसी बेस्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे यहाँ ओटीएस की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। आई होप हमने सारी चीज़ें आपके अंदर आपको क्लियर कर पाई होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ के और तरीक़ों के बारे में, या आपके अंदर इतना हमने बताया, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए, फिर भी यहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके बोर्ड में दिया गया है 96962300
9915333 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे जाइए और अपनी क्वारीज, अपनी समस्याओं को टाइप करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आई होप ये इंटरेक्शन आज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.